नमस्ते दोस्तों, मैं आरसे संदीप आज हाजिर हूं द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 130 लेकर के। काफी देर हो गई है रिकॉर्ड करते हुए और आज की डेट का अगर जिक्र करूं तो 5 मार्च 2021। दोस्तों, वैसे जब इस स्टोरी के बारे में सोचा था मैंने, तब यही सोचा था कि जो कुछ दिमाग में आएगा वो सुनाता चला जाऊंगा जितना याद रहेगा। लेकिन कुछ समय तक तो ये सब सिलसिला बड़ा अच्छा लगा और सब कुछ ठीक भी चला। लेकिन समय के साथ साथ समझ में आने लगा कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि याददाश्त कमजोर होती जाती है, चीजें आप भूलते जाते हैं और इतनी सारी चीजों को कहीं संभाल करके रखना भी बड़ा मुश्किल होता है। और हम लोग डायरी वगैरह तो लिखते नहीं हैं, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि डायरी तो हमारे बस का रोग नहीं है। इसीलिए ऑडियो डायरी जरूर हम कर सकते हैं, लेकिन अब ऑडियो डायरी भी डर इस बात का बना रहता है कि कुछ न कुछ आपसे छूट जाए इस इतनी लंबी यात्रा में। मेरे साथ भी लगभग वैसा ही हो रहा है आजकल। फिर भी इस भाग को तैयार करने में टाइम इसलिए लगा क्योंकि जो कार्यक्रम था 1 वर्ष पूरा होने पर 20 मई 2017 को, जो कि जयपुर में आयोजित किया गया था, उस कार्यक्रम के बारे में बातचीत करनी थी आप सबके साथ। तो आज के इस कार्यक्रम में कई सारी बातें होंगी। एक तो उस कार्यक्रम की कुछ झलकियां और कोशिश करूंगा थीम सॉन्ग भी आपको सुनवाऊं, केक सेरेमनी, और वैसे तो उस कार्यक्रम में सुनाने लायक बहुत सारी बातें, लेकिन जो अध्यक्षता कर रहे थे प्रोफेसर नारायण बारेट सर, उनका जो उद्बोधन था वो यहाँ पर सुनवाने की कोशिश करूंगा। हालांकि रिकॉर्डिंग क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहेगी कि मैं कुछ सुनवा पाऊं आप सबको। तो एक जो मैंने बीच में जिक्र किया था साथियों कि एक बालक भी था वहां पर, छोटा सा, सीकर राजस्थान से, जो 7th क्लास में उस समय अध्ययनरत था। उसका नाम मैं भूल रहा था और उस बालक का नाम भी इन दिनों पता चला मुझे कार्यक्रम सुनते सुनते ही, मोहित शर्मा। तो मोहित हमारे बहुत ही नन्हे साथी। उस कार्यक्रम में दोस्तों अलग अलग उद्बोधन हुए, चाहे वो आदरणीय सूर्य सर हो, मुकेश गुप्ता जी हो, अर्पण जी हो, योगेश भाई हो और प्रतीक भाई हो, समित शर्मा सर हो, आकाश जी हो, नारायण बारेट सर हो, और वैभव ने गीत गाया, मोहित ने गीत गाया, प्रतीक भाई ने भी एक प्रस्तुति दी थी, मैंने भी एक उसमें कविता अपनी स्वरचित सुनाई थी। तो उस कविता की लाइन, शुरू की 4 लाइनें अगर याद आ गई तो बाद में सुनाऊंगा। बाकी कविता कुछ ऐसी थी कि इस रंग बिरंगी दुनिया में क्या था, चलिए खैर, तो भूल रहा हूं। हाँ, इस रंग बिरंगी दुनिया में हमको कितने बदरंग मिले, चेहरे मिले अनेकों लेकिन कितने अपने संग मिले। ये कुछ कविता की शुरुआती लाइनें थी। तो अब दोस्तों मैं अपनी बात तो बीच बीच में कहता ही रहूंगा, लेकिन अभी सबसे पहले आपको जो केक सेरेमनी हुई और जो थीम सॉन्ग गाया हमने, मैंने और वैभव ने, वो आपको सुनवाता हूं, सुनिएगा। ये तू हमारी है आरज़ू। थैंक यू सो मच। और संदीप जी को एक केक का ज्ञान के दीप से अंधकार को दूर भगाए,
पढ़े पढ़े पढ़ाए पढ़ाए कुछ सीखा सिखलाए। रात रात को लोग यहाँ पर साथ रहे, हर मर्दे पर अपनी अपनी बात कहे। रात रात के लोग यहाँ पर साथ रहे, हर मर्दे पर अपनी अपनी बात कहे। अन्याय नीति अत्याचार को हम चुपचाप रह के घर बैठे हक जानते हैं, बस अधिकार मांगते हैं। हक जानते हैं, बस अधिकार मांगते हैं। सरकार से पहले हम भी करके दिखलाए, सरकार से पहले हम कुछ करके दिखलाए। ज्ञान के दीप से अंधकार को दूर भगाए, पढ़े पढ़ाए आए कुछ सीखे और सिखलाए। पढ़े पढ़ाए कुछ सीखे और सिखलाए। हम भी समाज का छोटा सा हिस्सा है, हम ही समाज का एक छोटा सा हिस्सा है। पर कुछ लोगों के खातिर फिल्मी किस्सा है, पर कुछ लोगों के खातिर फिल्मी किस्सा है। जरा हम सबकी क्षमताओं को भी जान लो, जरा हम सबकी क्षमताओं को भी जान लो। हम भी तुम जैसे हैं यह भी मान लो, हम भी तुम जैसे हैं यह भी मान लो। हम हमसे जीते हैं, फिर कुछ भी जीते हैं। हम हमसे जीते हैं, कुछ भी पीते हैं। फिर भी समाज को अमृत है हम बरसाए, फिर भी समाज में अमृत ही हम बरसाए। पढ़े पढ़ाए कुछ सीखे और सिखलाए, पढ़े पढ़ाए कुछ सीखे और सिखलाए। दीप से अंधकार को दूर करे, पढ़े पढ़ाए कुछ सीखे और सिखलाए। तो दोस्तों ये सुना आपने, इसमें हमने जो केक बकायदा काटा था क्योंकि एक व्हाट्सएप ग्रुप का बर्थडे था तो बिल्कुल बर्थडे की तरह ही हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे थे और बड़ा ही मतलब उत्साहपूर्ण माहौल था। तो ऐसा ही होता है दोस्तों, जब सब लोग मतलब एक होकर के और एक ही सोच को, एक ही विचार को लेकर के जब आगे चलते हैं और भावनाएं भी सबकी मिल रही हों आपस में, तो फिर इस तरह के आयोजन होने की संभावना रहती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कहीं ना कहीं होता है, समय के साथ चीजें बदलती जाती हैं, लोग बदलते जाते हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात यह है कि आवागमन का दौर चलता रहता है, कुछ लोग नए भी मिलते हैं, अगर पुराने साथी किसी कारण से साथ नहीं दे पाते हैं तो। लेकिन हमेशा अच्छा लगता है जिन साथियों के साथ शुरुआत की, जिनकी उंगली पकड़ करके चलना सीखा, जिनके सानिध्य में सीखा। अगर सब लोग साथ में रहें और सबका सानिध्य मिलता रहे तो इससे ज्यादा खुशी की और सुकून की कोई और बात हो नहीं सकती। चलिए दोस्तों, बहरहाल अब मैं आदरणीय नारायण बाहरेट सर को सुनवाता हूं,
जो उनका उद्बोधन था हूबहू वही आपको यहाँ पर सुनवा रहा हूँ, तो सुनिएगा। तो दोस्तों, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में अब हम, जो कि बहुत देर से हम सबको सुन रहे हैं बड़े धैर्य के साथ, क्योंकि प्रोफेसर हैं और गुरुओं की पहचान ही पेशेंस के रूप में होती है, धैर्य के रूप में होती है। तो अब बारी है उनको सुनने की। जब तक वो माइक पर आए आपकी तब तक जोरदार तालियां बजती हैं आदरणीय प्रोफेसर नारायण बारेल सर। रेडियो से बाहर आ गए हैं सर, एक बार वैसे ही BBC एक बार बड़े सुन के वैसे शुरुआत सर। मैं आपके जलसे के जो मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत करता हूँ, और आप जब सब लोग शिरकत कर रहे हैं उनका भी मैं सिर झुका के अभिवादन करता हूँ। अगर आपकी इस महफिल में मैं झुक रहा हूँ तो मेरा जिस्म नहीं, मेरी रूह झुक रही है। क्या बात है। इससे पहले मैं कुछ बात कहूँ, समीर शर्मा साहब IAS है, तो मैंने रेयरली ऐसा कभी देखा कि कोई अधिकारी इस तरह से लोगों से मिले जिनको जरूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत और मेरे को प्रमाणिक तौर पे किसी बड़े इंसान ने अपने सूबे के बताया था, जिन्होंने बहुत दवा के लिए काम किया है, और ये इनके दिमाग और इनकी संकल्प और सेवा शक्ति का ही परिचायक है कि आज जब सरकारी अस्पताल में कोई व्यक्ति खांसते थे किसको दिलानी है तो बताओ। फटी जेब से पहुंचता है और डिसाइड हुआ था क्या जो इलाज दोनों कर जाओ। और मुझे जो जर्नलिस्ट है उन्होंने भी बताया ये नागौर शर्मा जी और इनका काफी लोकप्रिय रहे, ऐसा होता नहीं है। और और दवा की बहुत जरूरत बताओ ना आपने ऐसी सेवा भावना अधिकारियों में कम होती है। उस सियासत के लिए हम कहते हैं कि कब से मैं सियासत की नकार की तहल रट रहा हूँ, मुझे इंसानियत के चेहरे नहीं मिलते। वो क्यों बात हमारी नौकरशाही पे भी लागू होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनमें दर्द अपने समाज के लिए होता है। मैं इसी के साथ जोड़ना चाहूंगा कि फिक्की का ये अध्ययन है, एक संस्था है फिक्की जो ट्रेड एंड कॉमर्स की संस्था है। हालांकि इत्तेफाक है कि उस गैर मेंबर की शुगर है, संस्था फिक्की है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में 65% के आसपास लोग अपने इलाज के लिए जेब से खर्च करते हैं और 4% लोग इलाज कराते कराते इस तरह गरीबी में मुब्तला हो जाते हैं कि ताहुमत का उसको डिसाइड किया था क्या आपने? उनकी मदद जोड़ने की है। 5 को सोच के विभाग में रहते भारत शरद जी, उसका शाब्दिक मतलब है आंतरिक प्रकाश। जिनकी आंखें बाहर नहीं होती उनके भीतर की आंखें बहुत सशक्त हैं। और मैं उनका मुरीद रहा हूँ। संसार की महान दर्शनशास्त्री है केलर, उन्होंने कहा कि एक बचेगा देख लो। मुझे उनके बाद मेरे दिल दीवार पे हमेशा की दर्ज रहती है कि इंसान की आंखें उसको दिखता है। भारत के 12 मिलियन दृष्टिबाधित लोग हैं, लेकिन मैं आपकी इस अंजुमन में अभिमान से कह सकता हूं कि उन 12 मिलियन को दिखता है और ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनकी आंखें उनको दिखता है। उसमें मीडिया भी शामिल है। जो कुछ आपको हो रहा हो आपको दिखता है। और हेलन केलर ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे वो दिखता है जिसे सोना कहते हैं, जो अंधेरा है, और मुझे ईश्वर का बनाया संसार और उसकी चीजें दिखती है, मुझे इंसान की बनाई हुई चीजें नहीं। हेलन केलर को लोग किस कदर जानते हैं। मैं बाड़मेर के बाहर एक नेत्रहीन संस्था स्कूल चलाती है, रेजिडेंशियल है, बहुत सभाओं में शोर। तो मैं गया शादी में था, लेकिन वो मिले तो मैंने कहा कि मैं प्राथमिकता से जाऊंगा। उस पिछड़े इलाके के हर बच्चा बच्ची, मैंने पूछा हेलन केलर को जानते हो? कहा कि मैं जानती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि उनमें इतनी
चेतना है। बहुत सारे 120 करोड़ की आबादी में लोग हैं जो उम्र निकाल देते हैं और उनको दिखता नहीं। आप लोगों के अंदर एक दिव्य ज्योति है। सूरदास से महान रघुओं को कवि दिलवाना तो सबसे पहले रघुओं को सूर्य दोनों के हाथों दिलवाना, अध्यक्ष महोदय के हाथ और देखना साथ करना अपने आप जो में है व्यक्तित्व आपके ज्ञान को साबित करती है। मैं अपने विद्यार्थियों को भी कहता हूँ किसके ऊपर आंखें किसी को भी बनाते बोलना आप चाहिए डॉक्टर साहब या प्रोफेसर साहब जो भी आप ठीक है ना। और फिर दृष्टि प्रोफेसर साहब के आपका हाथों एक डायरेक्टर दृष्टिकोण साहब को होना चाहिए। और डायरेक्टर साहब के साथ आप जितना ठीक है ना। भीतर देखते यही हैं ना? उतना ही आप बाहर देखते हैं। सारा दर्शन भारत का या भारत के बाहर भी ये कहते हैं कि आप भीतर जितना देखते हो उतना ही आपकी बाहर की आंखें निगाहें अच्छी हो जाती हैं। और इस समय हिंदुस्तान एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ हमारी मुश्किलें इस लिहाज से बढ़ सकती है कि हम पूरा अब तक की 5000 साल में हम ये कहते रहे कि हमें डिवाइन बनना है, ब्रांड नहीं, हमें भव्य नहीं दिव्य बनना है। इसलिए कहते हैं दिव्य दर्शन। लेकिन पूरा जो तमाम तरक्की के अफसानों का इस बात पे है कि आप कैसे अच्छा दिख सकते हैं। अच्छे होना अलग बात है, लेकिन अच्छे आप दिख कैसे सकते हैं बाहर से। क्या बात। इस समय जो स्किन है हमारी, इसकी इंडस्ट्री 3000 करोड़ की स्किन क्रीम की, और टोटल जो वेलनेस इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, जिसमें ब्यूटी इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ की है, पूरा मार्केट का इस बात पे दबाव है कि आप बाहर से कैसे अच्छा दिख सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि पहले कौन गोरा और काला इसके सवाल न उठे हो, क्योंकि वो गाना गा के पूछती है कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। क्या बात। और इसका उत्तर हमने हजारों साल पहले दिया कि सत्यम शिवम सुंदर। क्या बात। जो सत्य है वही सुंदर। बहुत बढ़िया। लेकिन हमने विज्ञापनों के जरिए एक ऐसी रचना कर दी है समाज की जिसमें रूप है, लावण्य है, जो गोरा है, जो फेर है वही अच्छा है, जो काले कलूटे हैं, जो सांवले हैं वो अच्छे नहीं है। हमने एक ऐसा माहौल बना दिया। मिसाल के तौर पे बाल 2 वजह से गिरते हैं, जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, उम्र के साथ भी गिरते हैं। लेकिन आप अखबारों को पढ़ेंगे तो इतने विज्ञापन मिलते हैं जैसे भारत एक गिरते हुए बालों का देश हो। रोज इतने विज्ञापन छपते हैं, केस कला, केस किंग। और 1.5-2 साल पहले दिल्ली में कॉल सेंटर में काम करने वाला गाजियाबाद में एक लड़का जतिन सरकार इसलिए खुदकशी कर लेता है, चाइल्ड लॉक कर लेता है। ये वाले मिनटों में आपको ये नहीं कहना कि हम संदीप भाई को दे रहे हैं। सोच रहा हूँ यूँ कहो कि हम रिकॉर्डिंग क्लब रिकॉर्डिंग अजमेर ग्रुप के लिए मिनट दे रहे हैं। ठीक है। जो है हर साल के बाल से कमाता है। तो फिर ये भी कर सकते हैं लीडर को हमने दे दिया था ना, पुष्कर में दे दिया था लीडर को। ठीक है। तो आप रिकॉर्डिंग ग्रुप को दे रहे हैं हम, जो मीडिया के ग्रुप का सम्मान है। विज्ञापन इससे भरे रहते हैं कि आप बाहर से कैसे अच्छे दिख सकते हैं। तो एक दबाव हो गया है। जबकि कृष्ण सांवले थे, हमने कभी रंग पे गौर ही नहीं किया, हमने इंसान की भीतरी अच्छाई को देखा था। तो इस तरह का जो वातावरण बना है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इंसान के साथ रहता है। और इस समय मैंने स्टोरी की थी, गौर शो हुआ था, उस पर मैंने स्टोरी की थी। हालांकि मुझे जो मेरे साथी पत्रकार हैं उन्होंने कहा आप गंभीर स्टोरी करते हो, आप इसको क्यों कर रहे हो? तो मैंने नहीं, हम पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस में करेंगे। तो वहां पे हर इंसान ने मुझे कहा कि मुझे कुत्तों के साथ रहना अच्छा लगता है। और मुझे लगा कि कुत्ता तो युधिष्ठिर के समय से इंसान के साथ है, लेकिन जितनी इज्जत उसकी आज है ये पहले कभी नहीं। यहाँ तो कुत्ते ने बहुत तरक्की कर ली है और आप जो देखने की बात है कि आप कैसे देखते हैं। मैं धर्म को मानता हूं, मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं दूसरे धर्म का भी उतना ही आदर करता हूं। और मैं खोजता हूं कि मेरा राम कौन है। मेरा राम कॉर्पोरेट हाउसेज में नहीं रहता है, मेरा राम राजधानी में नहीं रहता है, मेरा राम महलों में नहीं रहता है,
मेरा राम अपनी सीता से परीक्षा नहीं लेता है। मेरा राम तो दशरथ मांझी है जो अपनी रफीक हयात के लिए पहाड़ का सीना काट के सड़क बना देता है। क्या बात है, बहुत मेरा राम अय्यप्पन है केरल का जो अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर रात बरसाती मौसम में पैदल चल के निकटतम अस्पताल पे पहुंचता है। उसकी पत्नी सुधा गर्भवती थी, बच्चा चला गया लेकिन सुधा बच गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा राम किसी को डराता नहीं है। मेरा राम तो वो भी है जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं जिनको इमाम नहीं। मेरा राम और ऐसे ही मेरी निगाहें जिस सीता को देखती है वो महलों में नहीं रहती है, वो भव्यता में नहीं रहती है, वो आभूषण से लग तक नहीं है, उस पे कोई रूप और लावण्य नहीं है, वो कुपोषण की शिकार है, उसके चेहरे पे झुर्रियां है, उसकी आंखें कमजोर है, वो हर दिन नरेगा पे काम करती है तो किसी ठेकेदार की निगाहें उस पर रहती है, वो शाम को कच्ची बस्ती में हैंडपंप पे पानी के लिए लाइन पे लगती है, वो बच्चे की परवरिश करती है, वो शाम को शराबी पति से फटकार भी खाती है। मेरी सीता वो है जो कण में है, जो पग पग में है। ऐसे हम सबको मिलकर हिंदुस्तान को अच्छा बनाना है और अच्छा तब बनेगा जब समाज का कोई हिस्सा अंधेरे में न रहे, रोशनी में रहे। रोशनी की हर एक को दरकार है। हालांकि हेलन केलर ने यह भी कहा, ये समझ में आता है कि एक बच्चा अंधेरे से डरता है, पर यह समझ में नहीं आता एक आदमी रोशनी से डरता है। इसमें बहुत लोग हैं क्या बात, जो रोशनी से डरते हैं। पाउलो कोएल्हो एक ब्राजील के बहुत बड़े नामवर साहित्यकार है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही, यू विल बिकम ब्लाइंड इफ यू सी एवरी डे द सिमिलर थिंग्स। आपकी आंखें ज्योति खो सकती है, आप रोज इन चीजों को देखते हो, लेकिन ये भी देखिए हर दिन कल से अलग है। ये जो नए दिन का आकर्षण है उसको देखने की आंखें पैदा करना, आंखों में ज्योति पैदा करना, यही दिव्य दृष्टि है। क्योंकि मैं अपने विद्यार्थियों को भी ये प्रोत्साहित करता हूं कि हम वो नहीं है जो 24 घंटे पहले थे, क्योंकि इन 24 घंटे में बहुत कुछ हमारे जीवन में जुड़ा है जो एक नया इंसान बनाती है। वी बॉर्न एवरी डे, वी रीडिस्कवर आवरसेल्फ एवरी डे, वी रीडिफाइन आवरसेल्फ एवरी डे, वी आर नॉट द सेम पर्सन एज वी वर डे बिफोर। यानी अगर हम वैसे ही जैसे 24 घंटे पहले थे, 36 घंटे पहले थे, तो हमें देखना चाहिए कि हमारे भीतर कोई कमी है। क्योंकि एक यूनानी साहित्यकार ने कहा, nobody steps in a river twice because it's not the same river, it's not the same water. हर दिन हम नए होते हैं। हम 5000 साल से हिंदुस्तान हमारा अक्षुण है, सलामत है, क्योंकि हम हर दिन नए होते हैं। हमने एक नयापन रखा है, हम बासी नहीं होते हैं। हालांकि एक दिन ऐसा भी आता है जिस दिन हम बासी को पूछते हैं, लेकिन हमारी जो अनवरतता है, हमारी जो लगातार बने रहने की प्रकृति इसीलिए है कि हम नयापन महसूस करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं इस अपेक्षा के साथ कि आपकी ज्योति इस संसार के अंधेरों को दूर करेगी और आप ने केवल शरद जी हमारे विद्यार्थी होते होते बच गए। बहुत उत्साहित रहते हैं, कई बार इनके उत्साह को नियंत्रित भी करना पड़ता है। लेकिन ये सब वंचित वर्गों की पैरवी करते हैं, जिनके जबान नहीं है उनकी वाणी बनते हैं। आप सब में एक क्षमता है, क्योंकि मैं हर एक में एक प्रतिभा देखता हूं जो अद्भुत है। उस प्रतिभा को मैं सलाम करता हूं और अपनी बात। सर एक बार वो लाइन सर बीबीसी नारायण बारे BBC जयपुर सुनते बड़े हुए सर, एक बार सुना दो। पता नहीं मैं उस रूप में बोल पाऊंगा, लेकिन रिपीट कर दो सर। क्योंकि हम हर रोज नए होते हैं, इसलिए एक कहानी का हाँ, बहुत बढ़िया सर।
वास्तविक जगह दुनिया वहाँ हर साल गधों का मेला होता है। मैं उसको कवर करने गया जी। तो हर गधा मालिक कह रहा था कि अब गधों की वो कदर नहीं है और इनको कोई नहीं पूछता है। तो मैंने उनकी बाइक से अपनी कहानी नरेट की और उसको खत्म ऐसे किया कि लूनियावास के इस गर्दा मैदान में भांति भांति के गधे हैं। कोई काठियावाड़ से आया है, कोई उत्तर प्रदेश से आया है और हर गधा अपना दर्द बयान कर रहा है। भागती दौड़ती दुनिया में गधों की व्यथा सुनने को आज किसे फुर्सत है। एक गधे का दर्द या तो गधा समझ सकता है या नारायण पारे BBC देगी। तो साथियों, अब आपने सुन लिया, कार्यक्रम में बहुत कुछ था, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। तो वैसे ऐप का विमोचन भी हुआ था, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग घटना थी। कभी मौका मिला तो सुनवाऊंगा लाइव मोमेंट्स जो रहे वो। अब कार्यक्रम के अंत में थीम सॉन्ग ओरिजिनल जो है वो सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। वैसे आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे निश्चित रूप से, लेकिन एक ओरिजिनल वर्जन और वर्तमान वर्जन, ये सब कुछ आपको बताने की कोशिश की गई है। और कोशिश करूंगा आने वाले समय में जितना याद आता है वही सब सुनाऊं, ताकि एडिटिंग वगैरह में ज्यादा समय नहीं लगे। आज इजाजत दीजिए, इतना ही। धन्यवाद। ज्ञान का दीप जले देहरी पर, भीतर बाहर भये उजियारा, लागीला लिए संग चल पड़े अब, जोत से जोत जगाए। ज्ञान के दीप से अंधकार को दूर हटाए, ज्ञान के दीप से अंधकार को दूर हटाए, पढ़े पढ़ाए कुछ सीखे और सिखलाए, पढ़े पढ़ाए कुछ सीखे और सिखलाए। भांति भांति के लोग यहाँ पर साथ रहे, हर मुद्दे पर अपनी अपनी बात कहे। भांति भांति के लोग यहाँ पर साथ रहे, हर मुद्दे पर अपनी अपनी बात कहें। कर्तव्य जानते हैं, अधिकार मानते हैं, कर्तव्य जानते हैं, अधिकार मानते हैं। सरकार से पहले खुद कुछ करके दिखलाएं। पढ़े पढ़ाए, पढ़े पढ़ाए, पढ़े पढ़ाए कुछ सीखे और सिखलाएं। Baga baga da ba da ba da ba re da ba ba ga re ga. Ma ba ga re da sa sa da ba ga re re da da ba ga ba da sa. Sa sa da ba ga re da sa da ba ga re da sa da ba ga re da.